यस कल लास्ट आधा तो बंद हो जाए ठीक है लिखो का कैसे यस कल लास्ट स्टार्ट हो गया था लिक्विड सॉल्यूशन लास्ट स्टार्ट हो गया था लिक्विड सॉल्यूशन अगला अपने पास है गैसियस सॉल्यूशन अगला कौन सा है अब गैसियस सॉल्यूशन कल डेफिनेशन प्रॉपर्टी सारी बताई थी आपको क्या बताया था द कॉम्बिनेशन ऑफ जिस स्टेट का बात करेगा इसके बाकी तीनों स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन से जो लिक्विड हमारे पास बनेगा इसे अपन को सॉल्यूशन हमारे नीचे आ रहा है भैया ओके नेक्स्ट अब हमने जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है गैसियस सॉल्यूशन तो गैसियस सॉल्यूशन क्या बनेगी कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस विद इसके साथ सॉलिड लिक्विड और गैस इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन देखिए द combination of the combination of gases with solid liquid or gases is known as गैसियस सॉल्यूशन इसे अपन क्या कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन अब एक तो है हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट में मिला हुआ है सोल्यूट और दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा सॉल्यूशन और वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो नेचर में कैसा होगा गैसियस और उसके एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा सॉल्यूशन अब तीनों कंडीशन है आपके पास तीनों कंडीशन में सॉल्वेंट क्या होगा गैस गैस और पहला अपन ये कह दें कि गैस के साथ सोल्यूट कैसा होगा सॉलिड फिर गैस के साथ लिक्विड और फिर गैस के साथ अच्छा इनके एग्जांपल से आप लोग बता सकते हैं क्या गैस के साथ गैस का एग्जांपल तो जैसे कि वी नो दैट एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस विद गैस वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इसमें ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है आर्गन भी है सारी गैसेस हैं तो इन शॉर्ट में ये कह दूं क्या कि O2 के साथ N2 मिल जाए अब देख लो इसमें मुझे बताओ इसका सॉल्वेंट कौन सा होगा N2 क्यों होगा इसका कंसंट्रेशन 78% एयर में और ऑक्सीजन 21% है तो जो काम है वो हो गया सॉल्यूट और जो ज्यादा मात्रा में हो गया ओके अगला एग्जांपल गैस प्लस लिक्विड कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड था वो सॉल्वेंट था यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूट है
ओके, ऑनलाइन क्लास चल रही है क्लास में। हाँ। अब गैस प्लस लिक्विड, एयर में आप कोई भी गैस लेते हो, सारी गैसें हैं। अच्छा, अभी समर टाइम चल रहा है, ठीक? जब पहली बारिश होगी, फर्स्ट रेन, पहली बारिश के बाद टेम्परेचर जो होगा कम होगा, बढ़ेगा या ऐसे रहेगा? टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करता है, और उसके साथ क्या फर्क पड़ेगा? चिपचिपाहट होती है ना शरीर में, इसका कारण क्या है? उसको अपन कहते हैं क्या, उस प्रॉपर्टी में? ह्यूमस, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? उसका कारण क्या है? ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा वार्म था, लेकिन जैसे फर्स्ट रेन वाटर हुआ तो जो टेम्परेचर की वजह से वो जो रेन वाटर उसकी ड्रॉपलेट्स जो है वो एटमॉस्फेयर में है ना, और जैसे जैसे वो एयर ग्लो करती है, जैसे, और ये चीज आपने कब देखी होगी, तो कूलर में पानी भरा होता है और टैंक में कूलर स्टार्ट करके आप सोचते हो तो शरीर में चिपचिपाहट होती है, तो उसका भी कारण यही है क्योंकि एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा है क्या, एयर का पानी पानी जाता है, ऐसा होता है क्या? अमाउंट ऑफ एयर, कंसंट्रेशन ऑफ एयर बहुत ज्यादा है और सिर्फ सम अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है, हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड तो क्या हो गया, सॉल्यूट, और एयर क्या होगी, सॉलिड। इसका एग्जांपल ह्यूमिडिटी हो सकता है। ओके, इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमिडिटी। ओके, अगला, सॉल्वेंट आपका गैस होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, सॉलिड। इसका एग्जांपल देखना, छोटी क्लास में तो आपने एक्टिविटी करी होगी, सब्लिमेशन आपने पढ़ा है, जिसमें आपको बताया होगा कि आप एक फ्लास्क लीजिए, उस फ्लास्क में कपूर डालिए और कपूर को गर्म करिए और उसके फ्लास्क में माउथ को आप कॉटन से ढक दीजिए। फिर जैसे आप कॉटन को निकालोगे तो कॉटन के ऊपर वो सारा कपूर जमा हुआ मिलेगा, क्योंकि कपूर जो है वो सीधा सब्लाइम कर जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पहले से पता है, और आपने ये भी पता होगा कि नेपथलीन बॉल्स, कैम्फर मतलब कपूर, और ऐसी जितने भी जो इनऑपरेटेबल या वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, इसके बारे में फिनाइल की टैबलेट्स देखी होगी, तो कपड़ों में रखने के लिए हम उपयोग करते हैं। जब अपन उसको रखते हैं तब उसकी लेंथ अलग होती है और डे बाय डे बाय डे उसका लेंथ जो है वो डिक्रीज करता है। कभी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ क्या? सीधा किसमें कन्वर्ट होता है? और अब वो था सॉलिड और जाने के बाद भी सॉलिड हो गई है, लेकिन वो विजिबल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब कपूर को आपने जलाया, जलाने के बाद आपको ये लगा कि वो बढ़ गया गैस, ये फील हुआ ना। अब गैस बन तो गया, लेकिन आपको वो विजिबल है क्या? नहीं है। अगर वो गैस बन गया होता तो क्या कॉटन के ऊपर वापस कैंपर मिलता आपको? वापस कैंपर क्यों आया? सॉलिड में ही है। मतलब ये कि जैसे कपूर को आपने जला दिया, वो चला गया एटमॉस्फेयर में, जो उसका एटमॉस्फेयर में जाना वाला क्या है? गैस है। और जो कपूर गया है वो कौन सी स्टेट में? सॉलिड में। तो यहाँ पर कैंपर का और एथिलीन बोल के एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, गैस प्लस सॉलिड। तो इनके एग्जांपल कौन कौन से हो गए? कैंपर, नेफ्थलीन बॉल्स, उतार लीजिए एग्जांपल सारे। नेक्स्ट मेडिकली, नेक्स्ट नाउ ये अगला टॉपिक है
अपना कंसंट्रेशन टर्म्स। अगला टॉपिक क्या है? अब सुनना, अब ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा वो 0.1% चांस है क्वेश्चन बनने का बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में अभी तक जो आपने पढ़ा ना, वहां से क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी सुनना, और क्या पूछ सकता है वो भी सुनना। एक क्वेश्चन पूछा था, नेम द सॉल्यूशन फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम पूछा था, और वहां लिखा था सॉलिड सॉल्यूशन। क्या लिखा था? सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया आपको सॉलिड इन सॉलिड तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या दिया था? सॉलिड सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट दैट एलोई लिखकर क्या आ गए? सही है क्या? ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये पूछा था कि सॉलिड इन सॉलिड का कोई एग्जांपल दीजिए और आप एलोई लिखते तो सही होता। सीधा सीधा क्वेश्चन अपने आप में आपको क्लियरेंस दे रहा है कि आपको ये पूछा है नेम द सॉल्यूशन फाउंड बाय सॉलिड इन सॉलिड। सॉल्यूशन का नाम पूछा है, तो सॉल्यूशन को एलोई थोड़ी कहते हैं, सॉल्यूशन को एलोई कहते हैं। अगर मैं गेहूं में चावल मिक्स कर दूं तो एलोई है क्या? बेटा सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है, तो वो एलोई एग्जांपल है, तो बनने वाला सॉल्यूशन है वो सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है आपको एग्जांपल पूछ ले, गिव एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन फाउंड बाय लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में लिक्विड सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका कोई एक दो एग्जांपल बता दीजिए। तो मिल्क इन वाटर, मिल्क प्लस वाटर, और अल्कोहल प्लस वाटर, इससे आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये एग्जांपल जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़े वहां से पूछ सकता है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत रेयरेस्ट केस। ये जो पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, नॉट ओनली फॉर फिजिकल क्लासेस, मतलब थ्योरेटिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए भी मस्ट और मोस्ट नेसेसरी टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन हमें कुछ बनाना आना चाहिए, सॉल्यूशन को हमें डिफाइन करना आना चाहिए, सॉल्यूशन को हम कैसे बताएं ये हमको आना चाहिए। सारी बातें हमें क्लियर हो चल रही है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको मैं ये कह दूं, सुनना ध्यान से, पहले आप अपने डेली रूटीन के कुछ एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद आपको इस टॉपिक को समझेगा। आप सबने शुगर सॉल्यूशन का यूज किया नहीं किया? कहाँ किया? हाँ, गुलाब जामुन और बोलिए, हाँ, जलेबी, बराबर। और रसना में शुगर सॉल्यूशन कौन डालता है? नेक्स्ट, और कोई एग्जांपल? कॉटन कैंडी है, उसमें शुगर सॉल्यूशन का यूज, उसमें कच्ची शुगर का यूज, उसमें सॉल्यूशन का यूज। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं स्वीट, मिठाई बने के ना कि दो तरीके हैं। पहले तो जो आप फ्लोर या मावे का यूज करते हैं उसको फ्राई करके सीधा उसको मिठाई डाल दो, एक बार कई बार चाशनी तैयार करके उसमें सीधी चाशनी डाल, तो दो चीजें इन सब में यूज करते हैं। अब मेरी बात सुनना, जो शुगर सॉल्यूशन इसमें यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है, इसमें चारों एक जैसे हैं क्या? और एक शुगर कैंडी बनती है, आपको बताओ तो वो शुगर कैंडी वो नहीं जो आप जो अपने सर्दी में बांटते हैं ना, पताशा जिसको कहते हैं, वो बनाने के अंदर भी इसका यूज किया जाता है शुगर सॉल्यूशन का। अब ये 5 अपन ने एग्जांपल दिए, क्या 5 एग्जांपल में यूज किया जाने वाला शुगर सॉल्यूशन कैसा होता है? क्या नहीं होता है? एक जैसा होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे कि हम आइडिया कैसे लगाएं कि हमें जो शुगर सॉल्यूशन जो है वो गुलाब जामुन के लिए चाहिए, जलेबी के लिए चाहिए, रसगुल्ले के लिए चाहिए, मिठाई के लिए चाहिए, या शुगर कैंडी बनाने के लिए चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन इसमें होना चाहिए, आपको मतलब ये कि अगर आपने 1000 ml वाटर लिया है
तो एटलीस्ट 900 ml 900 ग्राम 800 to 900 ग्राम इसमें शुगर चाहिए, इक्वल अमाउंट में, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग चाशनी बनेगी और वो सूखने के बाद से जो है वो उस कैंडी का अब ये जो बता रहे हो ना आप कि 1000 ml में 800-900 ग्राम शुगर लेने, ये क्या चीज है? तो ये है कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ वो क्वांटिटी या वो फिजिकल क्वांटिटी जो सॉल्यूशन के बारे में जानकारी देगी, उसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। और इसको और जनरल लैंग्वेज में हम बोले तो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट है, ये जानकारी कौन देता है? कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लीटर वाटर ले लिया, क्या लिया? 1 लीटर वाटर, उसमें आपने 500 ग्राम शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? 500 ग्राम पर लीटर, यही होगा ना, 500 ग्राम पर लीटर। अब आपने इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, कंसंट्रेशन क्या होगी? पर 2 लीटर। ऐसे नहीं कह सकते 250 ग्राम पर लीटर, कह सकते नहीं कह सकते हैं? तो मुझे बताओ ऑन एडिंग द वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज? अब यहां से फैक्टर जो आगे पढ़ना है वो यही तो क्लियर हो जाना चाहिए आपके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन? ये होगा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है ना? अभी पढ़ेंगे कि अपन बेसिक बात कर रहे हैं, वापस कंसंट्रेशन का मतलब समझाऊंगा, पर बेसिक बेसिक से मैं आगे सबको अब अपन देखते हैं इसके बारे में, प्रॉपर बात करते हैं। अब देखो कंसंट्रेशन का मतलब तो समझ में आ गया ना? कंसंट्रेशन का मतलब किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, अब जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको एक लूं, आपको लैब में करना है और प्रैक्टिकल करना है, और वही स्टूडेंट्स, सुनना ध्यान से, वही स्टूडेंट कभी भी मैं छुट्टी पर हूं या कभी आपका पीरियड अटेंड है तो वही स्टूडेंट्स सेल्फ टाइपेशन का प्रैक्टिकल क्लास में जाकर वहां परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको ये टॉपिक अच्छे से पता है, जिनको कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पता है, जिनको कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से आती है, बाकी कभी भी नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? आपको वहां पर जाने के बाद बुक में दे रखा होगा यू आर प्रोवाइडेड विद अ m/20 सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, आपको m/20 का सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन दे रखा है। अगर मैं हूं तो मैं आपको m/20 का सॉल्यूशन बता के दूंगा। अब मैं अगर नहीं हूं मान लेंगे तो आपको खुद बनाना पड़ेगा m/20 का। तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि m/20 का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वाटर लेना है और उसमें कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो m/20 हो जाए। ये बता मुझे चाहिए तो सॉल्यूशन बनेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब जरूरी नहीं है कि आप कंसंट्रेशन टर्म्स को किसी एक पद्धति से बता सको, किसी एक चीज से बता सको। कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ग्राम पर लीटर में बता सकते हो, आप नंबर ऑफ मोल्स में बता सकते हो, आप मोलरिटी से बता सकते हो, आप मोलालिटी से बता सकते हो, आप नॉर्मलिटी से बता सकते हो। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके। तो जितने भी ये तरीके ना, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट पर मिलियन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इन सब को हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या कहते हैं? तो बिफोर स्टार्टिंग द कंसंट्रेशन टर्म्स हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन को concentration. The concentration terms are used to express, the concentration terms are used to express, the amount of solute and solvent, amount of solute and solvent
present in the solution. Concentration terms are used to express the amount of solute and solvent present in the solution. ये concentration terms की बात है. अब डबल इन्वर्टेड कोमा में नई लाइन से concentration की डेफिनेशन लिखी है. Concentration, the amount of solute dissolved in the amount of solute dissolved in per liter volume the amount of solute dissolved in per liter volume of solution per liter volume of solution or per kg weight of solvent per kg weight of solvent per kg weight of solvent is called concentration. Per kg weight of solvent per kg weight of solvent नेक्स्ट. अब कंसंट्रेशन टर्म्स जो अपन बात कर रहे हैं, इसको जनरली अपने दो भागों में बांटा है. कितने भागों में बांटा है? एक तो आती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरी आती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर डिपेंडेंस और टेम्परेचर इंडिपेंडेंस क्या मतलब है? अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन. यहां में N को V के सॉरी यहां V है और यहां T है. बाकी चीजों को मैं अवॉइड कर दूं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. On increasing the temperature, volume also. On decreasing the temperature, volume also. बराबर. और वॉल्यूम कम ज्यादा होने पर कंसंट्रेशन कम ज्यादा होती है नहीं होती? होती है ना. कहां पढ़ा है? जस्ट मैं आपको आगे बता रहा हूं. एग्जांपल बता रहा हूं लाइव ऑब्जर्वेशन. तो मुझे बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होंगी जिसमें वॉल्यूम दिखेगा? जहां भी वॉल्यूम दिख गया वो सब कौन सी होंगी? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम वेरीज करता है. ठीक. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में तो कौन सी आएंगी? जिसमें क्या आ जाएगा? वॉल्यूम दिख जाएगा. अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होगी? तो जिसमें मास दिख जाए. क्या दिख जाए? मुझे बताओ क्या मास टेम्परेचर के साथ वेराइज करता है? कभी ऐसा हुआ क्या सर अब गर्मी आ रही है, गर्मी में हम एकदम भूल जाएंगे, तो फिर ठंड आएगी, ठंड में एकदम पिछड़ जाएंगे. कभी भी टेम्परेचर के साथ अपना मास वेराइज करता है क्या? टेम्परेचर की वजह से कभी मास में कोई वेरिएशन आया क्या? तो जो मास जहां भी सिर्फ मास दिख जाए वो क्या आ जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. जो सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे वो क्या कहलाएंगी? लेकिन सुनना, मास और वॉल्यूम दोनों होंगे तो डिपेंडेंट में रहेगा. मास तो ऐसे भी कोई चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम की वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो उसको हम कहां डालेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट. अब टेम्परेचर डिपेंडेंट ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है? तो सुनना ध्यान से. सबसे पहली जो आती है वो है वॉल्यूम परसेंटेज. सबसे पहली कौन सी है? वॉल्यूम परसेंटेज. तो वॉल्यूम परसेंटेज में नाम से ही दिख रहा है वॉल्यूम आ रहा है. वॉल्यूम आ रहा है इस वजह से इसको हमने कहां डाल रखा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट. दूसरा हमारे पास आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज. दूसरा क्या आ रहा है? मास वॉल्यूम परसेंटेज. थर्ड आता है मोलरिटी.
फोर्थ आता है नॉर्मेलिटी, और फिफ्थ आता है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट पर मिलियन। और फिर क्या आएगा? डब्ल्यू बाय वी, ठीक है ना। डब्ल्यू बाय वी का मतलब मास बाय, ओके। व्हाट डज द मीन ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंट? तो यहाँ पर क्या होगा? एक तो आएगा मास परसेंटेज, एक आएगा मोललिटी, एक आएगा मोल फ्रैक्शन, और एक क्या आएगा? पीपीएम वेट बाय। पांच तो ये, चार ये, टोटल हमको 9 कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। लेकिन सुनना, ये 9 तो पढ़नी है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है ये सारी नहीं है। टेक्स्ट बुक में जैसे कि मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम भी है, शायद नॉर्मलिटी नहीं है। नॉर्मलिटी है? नॉर्मलिटी नहीं है, नॉर्मलिटी नहीं है, पीपीएम है, मोलरिटी, ये दोनों ऊपर वाली। मास वॉल्यूम नहीं है, मास परसेंटेज नहीं है, मास खाली वॉल्यूम परसेंटेज नहीं है। कोई नहीं, पढ़ने सारी है तो है वो नहीं सुनना, पढ़ने क्यों है वो भी सुनना। अब जो बुक में नहीं है, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये तो बता रही हूँ। अगर बुक में नहीं है मतलब क्या क्लियर हुआ? एग्जाम में, अब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा। और आपने कहा कि सर, आपने कहा था कि तो वही बात करेंगे जो टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में वो छोड़ेंगे नहीं, इसके अलावा कुछ पढ़ेंगे। अब अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कोई भी बात है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारा पहला प्रैक्टिकल है, उसका नाम है टाइट्रेशन। क्या है? और टाइट्रेशन आपको पूरा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, इसको डिपेंड करता है। और एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा वाइवा में क्वेश्चन, आपको पूछेगा मोलरिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है, हाउ डज मोलरिटी अफेक्ट विद टेंपरेचर, हाउ डज मोलरिटी अफेक्ट विद टेंपरेचर, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है। और साहब ये तो आपके गले उतर जाना चाहिए मोल फ्रैक्शन तो, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो आप पढ़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड है, मोल फ्रैक्शन पे। बाकी चीजें तो आपकी यही बहुत इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएगा, किसी में से किसी के एक आएगा, लेकिन वो आएगा, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस न्यूमेरिकल में कराऊंगा। इस चैप्टर के बाद जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन साथ साथ अगर आपको फॉर्मूले से सीधे हो रहे हैं, अब घर जाने के बाद प्रैक्टिस साथ साथ करते हैं, उसको उतारेंगे। W बाय W का मतलब है वेट बाय वेट मास, जो फॉर्मूला बनेगा ना उसकी बात करेंगे। ये पार्ट पर मिलियन W बाय V है, V बाय V है बुक में दोनों नहीं, W बाय V है, V बाय V तो नहीं है। मेहरबानी करके आप लोग चैप्टर घर से भी पढ़ते रहें थोड़ा। V बाय V है, ये समझ में आया ना कौन सी वॉल्यूम डिपेंडेंट है? हाँ, और इसमें भी है फिगर तो कैमरा रखिए, देखो इधर
इसमें लॉगिन किया स्क्रीन शेयर कर दो। बड़ा है बोर्ड पे बड़ा वो दिख रहा है बोल ये माइक लगा अब बोल स्पीकर लगा वो बड़ी मारी फिर उसका भी नेट इसका कैमरा इसकी बैटरी क्या है मास टू मास वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम परसेंटेज है ना पीपीएम में भी क्यों होगा है ना एनसीआईटी में क्यों होगा अरे हाँ वो एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको तीनों में और फॉर्मूला एक ही पैटर्न में काम चल जाएगा है समझ एक बार आप करो मैं समझाता हूँ अच्छा अभी भी किसी के दिमाग में ये डाउट नहीं है ना कि इसको वॉल्यूम रिलेट क्यों किया इसको मास रिलेट क्यों किया वो तो क्लियर है सबको क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ अफेक्ट होता है तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उनमें क्या दिखेगा वॉल्यूम और मास कभी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता तो टेम्परेचर डिपेंडेंट उनमें क्या दिखेगा अब देखो सुनना है आपसे अब सुनेंगे सबसे पहली चीज अब हेडिंग डालेंगे क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स अब देखना टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स अब मेरी बात सुनो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैंने आपको एक बात समझाई जब भी A दिखेगा तो उसका रिलेशन किससे है सॉल्वेंट B दिखेगा तो उसका रिलेशन किससे है अब मैं यहाँ पर एक और चीज बोल रहा हूँ आपके पास ऐसे आएगा ऊपर कुछ लिखा होगा नीचे कुछ लिखा होगा ऐसा कोई फॉर्मेट आता है फॉर्मूले में जब भी कोई फॉर्मूला है जिसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों चीजें तो ऊपर हमेशा क्या आएगा ऊपर हमेशा क्या आएगा नीचे हमेशा क्या आएगा सॉल्यूशन नीचे हमेशा क्या होगा हमेशा किसी भी फॉर्मूले में फॉर्मेट यही चलेगा जैसे कि सुनना पहला एग्जांपल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को अपन लिखते हैं V by V क्या लिखते हैं व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द V ऊपर वाला V किसके लिए नीचे वाला V किसके लिए अब इसका फॉर्मूला बढ़ा सकते हो क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ और V by V परसेंटेज की बात चल रही है परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 100 फॉर्मूला बन गया अब ये याद रखने की जरूरत है क्या करना मानना है ना याद करना है सिर्फ समझना है परसेंट से समझना है V by V से समझना है ऊपर सॉल्यूट होगा हमेशा नीचे सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा वो भी एक ही टर्म में आएगा जिसका नाम है मोलैलिटी क्या है मोलैलिटी में ऊपर क्या होगा सॉल्यूट और नीचे क्या होगा सॉल्वेंट खाली ये एक एक्सेप्शन है कौन सा मोलैलिटी बाकी हर जगह नीचे सॉल्यूशन होगा ये बात याद रखिए क्लियर हुआ सबके क्या क्या याद रखना है एक तो ए बी वाला और एक सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन याद रहेगा अब हेडिंग डालिए वॉल्यूम परसेंटेज हेडिंग डालिए वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला तो पता है इसका लेकिन पहले डेफिनेशन लिखो डेफिनेशन लिखिए इसकी the mass of solute sorry the volume of solute the volume of solute in the volume of solution solute in 100 centimeter cube the volume of solute in 100 centimeter cube or 100 ml of the solution 100 ml of the solution
is known as volume percentage. Is known as volume percentage. It is represented by V by V percentage. It is represented by V by V percentage. ऐसे what does the mean of the V by V percentage? फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, अब देखना, इफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या हो जाए, सोल्यूट है ना तो वी बी होगा, वी बी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वी ए. देन वी बाय वी परसेंट क्या होगा, वी बी अपॉन वी ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही होगा ना, वी ए प्लस वी बी इंटू 100. तो ये फाइनल फॉर्मूला V by V percentage is equal to VB upon VA plus VB multi 100. अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया, क्योंकि बात चल रही है परसेंट. सेंट मींस 100 पर 100 पर बात करनी है. अब पार्ट पर मिलियन में अपन बात किस पर कर रहे हैं, पर मिलियन. तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकबात किसकी करनी है, पर मिलियन. परसेंट में 100 से, तो पर मिलियन में मिलियन से, तो कभी वहां हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6. क्या तो हो गया आपके. अब मेरी बात सुनिए, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई न्यूमेरिकल दे दिया और उस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अननोन है, पता ही नहीं. तब क्या करते हैं, मैथ्स में जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती, लेट द इनको की मानते नहीं मानते, तो यहाँ पर भी जब आपके पास किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता है तो आप मानोगे वो हमेशा क्या मानोगे, 100 ml. क्या मानोगे, 100 ml. तो लिखो क्या मानोगे, 100 ml लिखिए. if the volume of solution is unknown in any numerical, if the volume of solution is unknown in any numerical, then let the volume of solution, then let LET, let the volume of solution, let LET, let the volume of solution is equal to 100 ml. तब हमें कितना मान लेना है, 100 ml मान लेना है. अब 100 ml मान के करोगे तो आंसर इजी गोइंग हो जाएगा. ठीक है ना, जैसे कि आपको ये कहा, अब कंफ्यूजन कहाँ होता है वो भी सुनना है. जैसे न्यूमेरिकल आया मोल फ्रैक्शन का, लेकिन ये वाला जो हमने टाइम सीखा वो वहां काम आएगी. मोल फ्रैक्शन कैसे काम आएगी, मैं जैसे कि ये कह दूं कि 80 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करके हमने कोई सॉल्यूशन बनाया. अब खाली 80 ग्राम क्यों लिखता है, अब NaOH का मोलर मास आप निकाल सकते हो, वेट आपको दे रखा है, वाटर सॉल्यूशन बनाना है वाटर में बनाओगे, वाटर का मोलर मास आपको पता है, लेकिन वाटर का वेट आपको पता, वाटर का वेट पता है क्या, नहीं पता है. तब आपको वाटर का वेट निकालने के लिए सॉल्यूशन कितना मान लोगे, 100. तो 80 ग्राम अगर दिया है तो वाटर कितना आ जाएगा, 80. लेकिन फिर ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट. ये याद रखो, WA, WB, MA, MB ये सारी वैल्यूज से पता चलेगी, तो पता है ना. ठीक है, तो अगला जो हमारे पास है मास परसेंटेज, इसको अपन करेंगे कल की क्लास. ठीक.
बल्ब डालो आपका। ओटीपी आएगी, ओटीपी 3 नंबर है ना आपका, 998299 ओटीपी आएगा।